नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते बेहद ही विशेष अतिथि के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं आज अरुण सूद, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट चंडीगढ़ बीजेपी और फॉर्मर मेयर चंडीगढ़ है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। बहुत लंबे समय के बाद आपसे इस तरह से गुफ्तगू करने का मौका मिला है और अवसर मैं कहूँगी कि बहुत ही शायद अच्छा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए जो चुनिंदा नाम यहाँ से रिकमेंड हुए हैं पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उसमें आपका भी नाम है। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपकी उम्मीदवारी के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहती हूँ कि उम्मीदवारी के तौर पर आपकी क्या अपेक्षाएं पार्टी से, क्योंकि आपने पार्टी की बहुत लंबे समय से सेवा की है बतौर, जब आप मेयर भी रहे हैं तो आपकी पार्टी को काफ़ी से अच्छा जो है लोगों में एक राय गई थी, क्योंकि आपने काम बहुत किए थे। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी गई थी पार्टी के लिए भी और शहर में भी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। उस नाते से आज तक पार्टी ने मुझे बहुत कुछ भी दिया है और बिन मांगे दिया। मैं पार्टी का प्रदेश का सचिव रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, शहर का स्टेट प्रेसिडेंट रहा, 2 बार काउंसलर रहा, मेयर रहा, और पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती रही है उसको मैं पूरी अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाता रहा हूँ। और हमारी पार्टी में कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा, ये इसका निर्णय जो है वो हमारी इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी असाइन करती है, पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते मैं उसको निभाने का अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हर संभव प्रयास करूँगा। यानी जो भी जिम्मेदारी देगी, अगर आपका नाम उसमें से चुना जाता है तो फिर आप उसको स्वीकार करके किस तरह से कैंपेन में उतरेंगे, कुछ इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है। चाहे मेरे लिए ये आदेश होता है या किसी और व्यक्ति के लिए, हमारे किसी और कार्यकर्ता के लिए भी, पार्टी का जो चुनाव की नीति है वो उसी प्रकार से रहेगी। हम जो मोदी सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल है उसमें जो लोक भलाई के, लोक जनहित के जो कार्य हैं, जो लगभग हर हफ्ते नई स्कीम मोदी जी आम किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ऐसे दबे कुचले वर्ग के लिए लेके आए हैं, वो सब चीज़ों को हम जनता के बीच तक लेके जाएंगे। और जो 3 विषयों पर, नंबर 1 जो विकास के कार्य हुए हैं, हिंदुस्तान जो है वो विकास के नए आयामों को हासिल किया है। दूसरा, दुनिया भर में जो हिंदुस्तान की आज ख्याति हुई है, हिंदुस्तान का नाम हुआ है, आज दुनिया का कोई भी फैसला हो उसमें हिंदुस्तान की राय के बिना कोई फैसला नहीं हो सकता। आज हम एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। और तीसरा, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे वो उज्जैन का कॉरिडोर हो, चाहे वो करतारपुर साहब का वो जो कॉरिडोर हो, ये सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मोदी जी ने जो एक अच्छा जो है वो महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और लोगों में जो है वो अपने देश की संस्कृति, उसके विषय में जो है एक और श्रद्धा बनी है, एक और मान बढ़ा है। जी, अब मैं समझना चाहूँगी कि क्या वजह है कि इस बार जो बीजेपी से जो नाम गए हैं, जो 4 नाम गए हैं, उनमें किरण खेर का नाम नहीं है। नहीं, ऐसा जी कि यहाँ जो लोकल उस वक़्त ये बात आई थी कि जिन लोगों ने भी चुनाव समिति के आगे, जो प्रदेश चुनाव समिति है, उनमें जो लोग इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आगे, तो उसमें शायद मुझे जितनी जानकारी है कि किरण जी ने अपनी कोई इच्छा ऐसी प्रकट नहीं की थी। उन्होंने एक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी, रोज़ गार्डन में भी कहा था कि शायद इस बार मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में आई हूँ, अगली बार मैं व्यक्तिगत रूप से इस फेस्टिवल में आऊँगी। पर पार्टी का ये जो 4 नाम यहाँ से गए हैं, उसके अलावा भी जो पार्टी की इलेक्शन कमेटी है, अगर वो इन 4 नामों के अलावा किरण जी या किसी और अन्य व्यक्ति का भी नाम तय करती है तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो अंतिम निर्णय जो होता है वो इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। लेकिन कई बार इस तरह की खबरें आई हैं मीडिया में कि बीजेपी, चंडीगढ़ बीजेपी जो है, इसमें जो है फ्रैक्शनलिज्म है, गुटबाजी है। एक गुट आपका है, एक गुट संजय टंडन जी का है, एक गुट किरण खेर जी का है। इसके बारे में आपका क्या कहना होगा, क्या टिप्पणी? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई आपस में फ्रैक्शनलिज्म की कोई बात नहीं है।
हम सबका आपस में बड़ा अच्छा समन्वय है। किरण जी हमारे 2 बार से यहाँ एमपी हैं, मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं एक बड़ी बहन के नाते। वो हमेशा से हमारा मार्गदर्शन करती आई हैं। उन्होंने 10 साल में जो शहर का विकास किया है शायद वैसा पिछले कई दशकों से नहीं हुआ। संजय जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है, बाकी कोई मनभेद नहीं है। किसी बात पे कोई विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं दूसरी तरफ और अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में भी वहाँ पे भी 4 से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, तो इसका ये मतलब नहीं गुटबाजी है। लेकिन उनके लोग शरेआम, चाहे बंसल साहब के खिलाफ हो, उनके लोग बोल रहे हैं आपस में एक दूसरे में, वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे भी बड़े विवादित बयान दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक जो है वो डिसिप्लिनरी पार्टी है, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। जिसके पास भी जो चुनाव समिति है जिसको भी कमल का फूल देगी वो हमारा प्रत्याशी होगा, और सारी पार्टी सब कार्यकर्ता पूरे अपने जोर शोर के साथ जो है तीसरी बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताएंगे, और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने में चंडीगढ़ की एक सीट का भी योगदान होगा। लेकिन मैं जो बीजेपी की गुटबाजी है उस पर एक और सवाल करूंगी आपसे। आप भी बीजेपी चंडीगढ़ के अध्यक्ष रहे और संजय टंडन भी अध्यक्ष रहे, लेकिन उनको जिस तरह से एक्सटेंशन मिला बावजूद इसके कि बतौर अध्यक्ष आपका परफॉर्मेंस काफ़ी पॉजिटिव रहा और हाईकमांड ने भी उस चीज़ को एक्नॉलेज किया, लेकिन आपको एक्सटेंशन नहीं दिया गया, बल्कि जो ये कही गई बातें कि जो नया अध्यक्ष आपकी जगह पर चुना गया उनको संजय टंडन जी का सपोर्ट था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हमारे यहाँ जो पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पे हमारे संविधान के अनुसार जो है वो चुनाव होते हैं। पूरे मैं कहूँगा देश भर में नहीं, दुनिया भर में ऐसी एक पार्टी है जिसका नीचे बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है, और हर 3 साल बाद चुनाव होता है। मुझे जब 17 जनवरी 2000 को अध्यक्ष बनाया गया और 17 जनवरी 2023 को मेरी टर्म जो है वो 3 साल की पूरी हो गई थी जी। उसके बाद मैंने हाईकमान से ये अनुरोध किया था कि मेरी जगह पे किसी और को अगर जिम्मेवारी, लेकिन चुनावों का दौर था, पंजाब के चुनाव थे और कई विषय थे, तो मुझे उसके बाद भी मैं लगभग 10 महीने कंटिन्यू किया। तो ऐसा नहीं है कि मुझे हटाया गया, मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद नए अध्यक्ष को जो है वो मनोनीत किया गया जी। और उसमें हम सबकी सहमति से और पार्टी हाईकमान के जो है निर्णय के अनुसार ये होता है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई गुटबाजी का प्रश्न नहीं है। नए अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उसके बाद मैं चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का जिक्र करना चाहूँगी। बहुत ही बुरे कारणों से चंडीगढ़ नगर निगम का जो चुनाव है सिर्फ पूरे भारत में ही नहीं बल्कि इसकी जो खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँची, और कहा गया कि किस तरह से जो चुनाव है इसमें वोट के साथ रिगिंग की गई, फर्जीवाड़ा किया गया, जालसाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये लोकतंत्र की हत्या है। बहुत ही बुरे कारणों से ये चुनाव जो है सुर्खियों में आया। आपकी टिप्पणी, और क्योंकि नए अध्यक्ष के लीडरशिप में ये चुनाव हुए। देखिए, अगर थोड़ा हम इतिहास में जाएं तो 96 में जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ की फॉर्मेशन हुई थी। तब जब चुनाव हुआ था तो 20 सीटें थी। 20 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल अलायंस को जो है वो 16 सीटें मिली थी जी। और 3 सीटों पर हरमोहन धवन जी की पार्टी जीती थी और 1 पर कांग्रेस जीती थी। 97, 98, 99 और 2000 में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने। 2001 में जो है वो हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट हारे थे पार्टी की आपस के अंतर्कलह की वजह से, और उसके बाद 15 साल पार्टी को जो है इसका भुगतान करना पड़ा। 2016 तक पार्टी के मेयर लगातार हारते रहे, हमारे पास नंबर नहीं था जी। 15 साल तक हमारे एमपी नहीं बने। 2014 में जब चुनाव हुए तो किरण खेर जी यहाँ से भारी बहुमत से जो है मेंबर पार्लियामेंट्री बनी 15 साल बाद, और 2016 में 15 साल बाद जो है मैं भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना। और उसके बाद जब 2021 में चुनाव हुए तो हमें 26 सीटों में से हमने 22 लड़ी, 20 पे हम जीते, 1 पे हमारा रेबल जीता जो बाद में पार्टी ज्वाइन किया। तो 22 में से 21 सीटें बीजेपी ने जीती। अकाली दल को हमने 4 दी थी, वो 3 हारे 1 जीते जी। तो 26 में से 22 का बहुमत था। तो लगातार 5 साल उसके बाद 2021 तक भारतीय जनता पार्टी के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर रहे जी। 2021 के चुनाव में जो है वो कुछ वजहों के कारण से, शायद कुछ हमारी गलतियां रही,
जिसकी वजह से जो है हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के 12 पार्षद जीते, कांग्रेस के 8 पार्षद जीते और आम आदमी पार्टी के 14 जीते जी। किरण खेर जी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं उनके, और एक मिसेस देवेंद्र बबला जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो 14-14 पे उनका एक वोट इनवैलिड हुआ। तो फिर से मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी के बने। 22-23 में भी भारतीय जनता पार्टी को फिर एक कांग्रेस के पार्षद जो है वो बीजेपी ज्वाइन किया, गुरचरण काला जी ने। तो फिर से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रही। इस बार जो है एक मैं कहूँगा कि एक अनहोली अलायंस जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो एक तरह से एक दूसरे की पूरी घोर विरोधी पार्टियां थी, उन्होंने एक अलायंस के तहत, हालांकि नंबर गेम जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कॉरपोरेशन में वो भारतीय जनता पार्टी 15 पार्षदों के साथ थी जी। लेकिन उस अलायंस की वजह से ये चुनाव जब हुआ जी, और अभी मामला सब जुडाइज है, लेकिन अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उन्होंने बयान दिया कि कुछ जो बैलेट थे वो डिफेस थे और मैंने उनको टिक किया उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि बार बार मुझे वो दोबारा से ना देखना पड़े। अब उनकी इस स्टेटमेंट में कितना वो ठीक है गलत है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपना एक पक्ष रखा कि 8 बैलेट जो ऐसे थे जो डिफेस थे, किसी का कोना मुचड़ा हुआ था, किसी को पूरा फटा हुआ था, इस प्रकार से तो आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैंने टिक मार्क किया। जी, मैं आप जो बोल रहे थे अनहोली अलायंस, लेकिन ये अलायंस विपक्ष के रूप में, एक विकल्प के रूप में, जो कि बीजेपी के विकल्प के रूप में खड़ा है जनता के सामने, उसके साथ ये चुनाव, और संख्या बल देखा जाए तो अलायंस के तहत उनके पास संख्या बल ज़्यादा था, लेकिन बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि इसने अधिकारी को, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उनको प्रेशराइज करके और इस तरह से जो है संख्या बल ना होने के बावजूद चुनाव में जीत सुनिश्चित की अपनी। मैंने जैसे कहा जी कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो एक नॉमिनेटेड काउंसलर है जी। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि मैंने वो जो टिक लगाए थे, मैंने टिक लगाए 8 बैलेट्स पे, वो जो डिफेस्ड पहले से डिफेस्ड थे मैंने उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए टिक किया। वो ठीक थे गलत थे ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पक्ष को नहीं माना और उन्होंने जो है मेयर, जो आम आदमी पार्टी के मेयर थे, उनके चुनाव को जो है वो वैलिड डिक्लेयर किया। और मैं समझता हूँ कि ये अभी मामला सब जुडाइज है, लेकिन मैं फिर भी इस बात से कि अगर कोई किसी प्रकार से टिक लगा के उस चीज़ को किया गया या नहीं किया गया, लेकिन अगर ये किया गया तो ये बिल्कुल गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। इससे पार्टी को भारी क्षति हुई है और पार्टी की इसमें किसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि कोई सहमति नहीं है, ना हम इसका समर्थन करते हैं। ये जो क्षति हुई है, जिसका आप भी इसको मान रहे हैं, इसको क्षतिपूर्ति के लिए पार्टी क्या कर रही है? नहीं, बिल्कुल पार्टी तो जैसे है जी, चुनाव में आज आप देखें, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, लगातार भारी समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण से, नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है, जो नीतियां हैं, उनके कारण से एक भारी जन समर्थन, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये एक आप कह दें कि एक काला अध्याय अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो बड़े लोकतांत्रिक ढंग से जो है, बीजेपी मानती है कि नगर निगम के चुनाव में जो कुछ हुआ वो एक काला अध्याय है। नहीं, मैं तो हमारे लिए तो मैं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब इलेक्शन हुआ है तो जो अगर ये उनकी स्टेटमेंट को, की हत्या है जैसे, नहीं, मैं लोकतंत्र की हत्या तो ये बहुत बड़े लफ्ज हैं जी, लोकतंत्र की हत्या। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आप देखिए, लोकतंत्र में नंबर गेम है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कुलदीप टीटा जी को मेयर डिक्लेयर किया गया, उस दिन बहुमत बीजेपी के पास था। उस दिन 19-17 का आंकड़ा था। तो लोकतंत्र में तो नंबर गेम है, तो इसको आप क्या कहेंगे? चाहे वो जो लोग भी आए, आज तक का अगर आप इतिहास देख लें, चाहे आम आदमी पार्टी के काउंसलर डिफेक्ट किए हों, चाहे कांग्रेस के किए हों, पूरे आज तक के कारपोरेशन के इतिहास में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई काउंसलर डिफेक्ट नहीं किया। वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया, ना कभी क्रॉस वोट हुआ, दूसरी पार्टियों की तरफ डिफेक्शन भी हुई, क्रॉस वोट भी हुई, वोट इनवैलिड भी किए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे आने वाले समय में भी जब दोबारा चुनाव हुआ
सीनियर डिप्टी मेयर का, फिर से भारतीय जनता पार्टी को जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पे जो है बिल्कुल वैलिड ढंग से हुए चुनाव में जीत हासिल हुई। इससे वो दर्शाता है कि डेमोक्रेसी नंबर का गेम है। तो नंबर गेम में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास वो नंबर था और जो मेयर थे वो अल्पमत में थे। जी। कुछ आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन 2 हफ्तों में ही वापस आम आदमी पार्टी में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो बीजेपी में आके खुश नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके कैमरे पे आज मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। आप लोकतंत्र की हत्या की बात तो कर रहे हैं जी। आपको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ भी दी जी। मैं एक एक करके आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता लगे। जी। गुरचरण काला भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर थे। वो 1 जनवरी 2024 को हरमंदिर साहब में मत्था टेकने गए। वहाँ से उनको किडनैप किया गया। उनके बेटे ने चंडीगढ़ पुलिस में सेक्टर 31 के पुलिस स्टेशन में शिकायत दी कि मेरे पिताजी से जब बात हुई वो बहुत घबराए हुए थे, उनको किडनैप किया गया है। उनको जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो पार्टी का पटका डाल के आम आदमी पार्टी ने उनको ज़बरदस्ती पंजाब पुलिस की बंदूकों के साए के नीचे उनको ज्वाइनिंग कराई। और ये फैक्ट, 2 फैक्ट से ये बात सिद्ध होती है। नंबर 1, उनके बेटे, उनके परिवार द्वारा पुलिस में कंप्लेंट। नंबर 2, गुरचरण काला फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए जब वो इस प्रेशर से मुक्त हुए। नंबर 2, जो 2 काउंसलर नेहा जी और पूनम जी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे जी। मैं एक एक करके दोनों के विषय में बताना चाहूँगा। नेहा जी के मंगेतर दिलावर जी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हैं, सुनाम में पोस्टेड हैं। ठीक है। आप फैक्ट वेरीफाई कीजिए, क्या उनको सस्पेंड किया गया, क्या उनको ये धमकाया गया कि तुम्हारे खिलाफ पर्चा दायर होगा। उनकी माँ जो बनूड़ में रहती हैं उनकी फैमिली पेंशन को बंद कर दिया आम आदमी पार्टी ने। एक प्रेशर डाल के, 2 तरह के प्रेशर उन पर डाले गए जी। और जो उनकी जो एंगेजमेंट है वो टूटने की कगार पे आएगी। जब उनके मंगेतर की जब नौकरी खतरे में आएगी, उनका पर्चा होगा और उनकी होने वाली सास की पेंशन बंद हो जाएगी, तो आप समझिए कि कोई क्या स्टेप लेगा। पूनम जी के पति को पहले ही आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि नेहा और पूनम जो है वो आम आदमी पार्टी से जो आरक्षित सीट पर, मेयर की सीट पर वो दावेदार थी, उनसे वादा किया गया था जी। पूनम को हटाने के लिए उसके पति को मर्डर केस में फंसाया गया। बाद में उनको इसी प्रकार से प्रेशराइज किया गया। इसके अलावा भी मैं काला जी के घर की बिजली आप वेरीफाई कर लीजिए, मोहाली में उनका घर है, उनके घर की बिजली बिना किसी बात के काट दी गई। जब उन्होंने पता किया तो उनका बिल पेंडिंग है और कोई एक नए पैसे का भी एरियर नहीं था। बबला जी हमारे जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, देवेंद्र बबला जी, उनका फार्म हाउस है पंजाब में, चंडीगढ़ के इधर ही पीजीआई के आगे। उस फार्म हाउस में बैकडेट में नोटिस देके उसको सील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है उसकी डीसीलिंग का काम किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बयान दिया कि हम ये जो है ये प्रोसीजर गलत हुआ, हम फिर से कोई अगर करना होगा तो प्रोसीजर के तहत करेंगे जी। फिर से 2 नोटिस उनको दिए गए। कहा गया कि आप इसका कमर्शियल यूज करते हैं जी। जबकि उनके बेटे की शादी की फोटोएं लगाएगी उसमें। और अब उनको 2 नोटिस दे के अब मुझे ये बता दीजिए कि ये सारे जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं क्या ये लोकतंत्र के तहत ये मर्यादित हैं क्या? तो इस तरीके के प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो आम आदमी पार्टी अपना रही है और कांग्रेस उसका साथ दे रही है। जी। तो ये जो भी फैक्ट्स अभी अरुण सूद जी ने बताए हैं, इसको ज़रूर जो है जांचने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा प्रेशर टैक्टिक्स जो वो कह रहे हैं, इसी प्रेशर टैक्टिक्स की बात करूंगी मैं। आपको मैं दिल्ली लेके जाऊंगी। वहाँ पर जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, उनकी गिरफ्तारी हुई है। यही आरोप बीजेपी पर केंद्रीय स्तर पर लग रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लग रहे हैं। आपकी टिप्पणी पहले, उसके बाद अगले कुछ। देखिए जी, आम आदमी पार्टी या और अपोजिशन पार्टीज़ ने, आपको ध्यान में होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और भी जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग कर रही है जी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस किया था, खारिज किया था। राइट। और कहा था कि एजेंसीज का जो इस्तेमाल है वो समय समय पर जो है अगर कोई विषय ऐसा आएगा तो हम उसको देखेंगे, लेकिन ऐसे ब्लैंकेट बैन की आप किसी पे, आप करप्शन के केस में है तो आपको ईडी से, सीबीआई से कोई आप हमको ब्लैंकेट कोई प्रोटेक्शन देंगे, ऐसा नहीं है। मनीष सिसोदिया जी जो हैं फरवरी 2023 में
इसी शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। जी। लगभग 1.25 साल के करीब वो जेल में हैं। कई बार उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिटीशन डिसमिस की है। मैं 1 मिनट के लिए आम आदमी पार्टी की बात मान भी लूं कि ईडी का दुरुपयोग करके हमने उनको शराब घोटाले में फंसाया है। क्या सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने चंडीगढ़ कारपोरेशन के मामले में फैसला दिया, जी। क्या वो मुनीस सिसोदिया की बेल को बार बार क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? अगर उनके खिलाफ कोई सबूत होंगे, इसी के खिलाफ जो कविता जी हैं, आपके जो संजय सिंह हैं, इन सब की बेल भी नहीं हो रही है। और आम आदमी पार्टी के जब ये केजरीवाल जी, जब इनके खिलाफ ईडी का 10वां समन गया, आपके खिलाफ 10 समन जा रहे हैं, आप क्यों नहीं पेश हो रहे? आप जाइए, बताइए अपनी बात। जब 10वां समन गया तो इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट ने ईडी की फाइल को अपने चैम्बर में मंगवाया, और जब उन्होंने वो फाइल पे सबूत देखे, उन सबूतों के आधार पर उन्होंने किसी प्रकार की भी कोई भी राहत है केजरीवाल को देने से मना किया। और ये कहा गया कि आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके पास इनके सबूत हैं। जी। उसी शाम को गिरफ्तारी हुई। फिर रिमांड के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन दी, उस जो है अरेस्ट को इनवैलिड करने के लिए, उस अरेस्ट को खारिज करने के लिए। जी। इन्होंने इन पर्सन वो पिटीशन फाइल की केजरीवाल जी ने। अगले दिन वो वापस ली। जी। जब वो रिमांड के लिए जो कोर्ट में गया तो 6 दिन का रिमांड हुआ। वो सबूतों के आधार पे जो है वो रिमांड शीट जब दी गई तो उसके आधार पे हुआ। तो ये कानून की जो आप कहें कि उसमें स्क्रूटनी में आके ये देश की अदालतें तय कर रही हैं। जी। इस कारण से ये आरोप जो है वो सरासर निराधार है। बिल्कुल पॉलिटिकल बेसिस पे अपने आप को, जो अपने काले कारनामे हैं, जो आप करप्शन में संलिप्त हो, आपने 100 करोड़ से ऊपर का जो है वो घोटाला किया है, जी, उस चीज से बचने के लिए ये बेसलेस आरोप लगाए जा रहे हैं। अरुण सूद जी, आपने कहा कि सबूत है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है या फिर माननीय जो अदालतें हैं उन्होंने ये फैसले लिए, चाहे ईडी ने कार्रवाई की और अब अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड मिल गई है। लेकिन एक आरोप ये भी है कि ईडी उन्हीं नेताओं या फिर उन्हीं लोगों के खिलाफ क्यों जांच को अपनी तेज़ी से, अपनी सक्रियता उस पर दिखा रही है जो कि विपक्ष के हैं, जो कि विपक्षी दलों के नेता हैं या फिर उनसे संबंधित कारोबारी हैं। जब बात बीजेपी के नेताओं की या फिर बीजेपी से जुड़े अलायंस की आती है तो उन नेताओं पर वो सख्ती नहीं दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा उदाहरण अजीत पवार का दिया जाता है कि पहले प्रधानमंत्री स्वयं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते रहे, लेकिन जब से वो सरकार में बीजेपी के साथ आए महाराष्ट्र में, उसके बाद से उनकी फाइल पर ईडी क्या कार्रवाई कर रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई खबर नहीं, कोई एक्शन नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि ये आरोप जो है वो अपने करप्शन को जो छुपाने के लिए ये आरोप लगाए जाते हैं। जी। जो एजेंसियां काम करती हैं, चाहे किसी के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करती हैं, जांच करती हैं, उनको अरेस्ट करती हैं, उसकी स्क्रूटनी भारतीय अदालतों में कई बार हुई है। जी। अब एक कांग्रेस के राहुल गांधी के नज़दीक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है, तो क्या वो ईडी स्टेब्लिश कर रही है? वो ईडी वहाँ लेके जा रही है। एक झारखंड के जो इनके जेएमएम के नेता के घर से कई करोड़ों रुपया पकड़ा जाता है, तो उसके पीछे कौन है? अभी आपने अजीत पवार जी की बात कही है। जी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे आए जिन पे ऊपर ईडी या किसी एजेंसी की जांच चल रही थी। जब तक जांच चल रही होती है, मैं अभी भी केजरीवाल जी भी, जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाते, उन पे आरोप है, वो भी अक्यूज्ड हैं। राइट। अक्यूज्ड से पूछताछ भी है, अपना ईडी ने कहा हम पूछताछ कर रहे हैं, रिमांड भी लिया। हो सकता है कल को अगर वो इस चीज़ से उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो हो सकता है वो बरी भी हो जाए, जिसकी संभावना कम है क्योंकि उनके खिलाफ जो है बड़े पुख्ता सबूत हैं। अजीत पवार जी बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन अजीत पवार जी के खिलाफ किसी भी केस को जो है वो खत्म नहीं किया गया। जी। जो केसेस हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके जो भी परिणाम होंगे, वो जो भी जिसने भी जो गलत किया है, ठीक किया, उसको भुगतान करना पड़ेगा। जो एजेंसियों की कार्रवाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। जी। तो ये आरोप सिर्फ कि जो बीजेपी में आ जाता है उसके खिलाफ, ऐसा आप एक भी बता दीजिए। छगन भुजबल की ये बात करते हैं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी,
13 में कांग्रेस सरकार के रहते ही जो है उनको बरी किया गया, उनके खिलाफ जो है वो केस खत्म किया गया, वो हमने नहीं किया जी। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आप एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहां पर किसी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हो और उसके खिलाफ चल रही जो है वो किसी एजेंसी की भी कार्रवाई को है वो रोका गया हो या खत्म किया गया हो। पर वो जो इंटेंसिटी है, जो सक्रियता है, वो थोड़ी सी ढीली नहीं पड़ जाती? नहीं, ऐसी कोई इंटेंसिटी, कोर्ट तो अपना काम करते हैं जी। उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब आप जांच करते हैं उसमें भी पूरी प्रोविजन होती है कि आपको इतने दिनों में चार्जशीट फाइल करनी है। हर एजेंसी की अलग अलग प्रक्रिया है कानून के तहत जी। और उसकी हर पड़ाव पे जो है उसकी स्क्रूटनी जो है वो समय समय पर देश की अदालतें करती रहती हैं। तो कहीं पे भी किसी को लगता है कि कोई ढिलाई हुई है, कोई कमी पेशी है, तो देश की अदालतों के दरवाजे खुले हैं। ये वहां जाए आरोप लगाने की बजाय, ये वहां जाके इस वहां पे अपनी बात रखें और देश की अदालतें जो है वो निष्पक्ष फैसला करेंगी। ऐसा मुझे तो आज देश की जुडिशरी में पूरा फेथ है। अगर इनको फेथ है तो वो वहां जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपकी ही बातों से एक जिज्ञासा ये कि आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल, जैसे अजित पवार आरोपी हैं। अगर आरोपी हैं और इस वक्त वो जेल में है तो भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो उत्सव है, चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी समतल ज़मीन की बात होती है, जनता के सामने जो विकल्प की बात होती है, तो ये लोकतंत्र के लिए किस तरह से ये उचित ठहराया जा सकता है कि एक विपक्ष का जो नेता है उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इससे हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव की जो कैंपेन हो उस पर भी फ़र्क पड़े, जो अपोजिशन है उसके भी कामकाज या कैंपेनिंग, विज्ञापनों में, प्रचार प्रसार में, इस पे भी फर्क पड़ सकता है? नहीं, देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। मैं मान लीजिए कल को मैं किसी का मर्डर कर दूं और बाद में ये कहूं कि मुझे चुनाव लड़ना है, इस कारण से मुझे जो है वो बेल दी जाए, तो कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप कोई भी अपराध करते हैं किसी भी कानून के तहत, जो उसकी सजा है, जो उसकी अरेस्ट है, वो सब चीज़ें कानून अपना काम करता है, अदालतें अपना काम करती हैं जी। तो आप इतना बड़ा घोटाला करने के बाद, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलने के बाद आप 100 करोड़ का शराब का घोटाला करते हैं जी। अब वही अन्ना हजारे थे जिनके आंदोलन से उभर के आए। मैंने नहीं कहा, अन्ना हजारे ने भी इस बात को कि ये जो केजरीवाल की जो अरेस्ट हुई है, इन्होंने जो घोटाला किया, उन्होंने कहा मुझे बड़ी दुख हुआ कि आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति शराब की नीतियां बना रहे हैं और उसमें घोटाले कर रहे हैं जी। तो अन्ना हजारे को तो मैं समझता हूं कि देश की जनता भी, हम लोग भी, ये लोग भी अगर सम्मान करते हैं तो उन्होंने ही अपना ये फैसला दिया है कि जो केजरीवाल ने किया है वो बिल्कुल सरासर गलत है, जो कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये अन्ना हजारे जी का मत है जी। तो मैं समझता हूँ कि इस कारण से कि आप किसी पार्टी के, आप नेशनल कन्वीनर हैं, आप किसी के स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, इस कारण से आपको कानून से कोई स्पेशल राहत मिलनी चाहिए, ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ जांच को, लेकिन इसके बावजूद एक चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? आप 10 समन जब आपको जाते हैं, 10 समन जाने के बाद ये आपकी कोऑपरेशन है। जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई अक्टूबर 2023 में जी, तब पहला समन इनको संजय सिंह जी के जो उनसे जांच हुई, उसके बाद इनको पहला समन अक्टूबर 2023 में दिया गया जी। और 20 मार्च तक जो है वो 10वां समन दिया गया। अब मुझे बता दीजिए आप कहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं? और जब दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि वो सबूत जब चैम्बर में देखता है तो वो उनका रुख ही पलट जाता है और वो कहते हैं कि जब आपके पास इतने सबूत हैं, वो ओपन कोर्ट में रिमार्क करते हैं, आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ईडी ने कहा कि हम अभी भी जांच कर रहे हैं, सबूतों को और पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं मिल रही है। अभी भी जब उनको अरेस्ट किया गया, जब उनके रिमांड के लिए रिमांड शीट दी गई, उसमें भी ईडी ने ये कहा है कि ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे रहे, हाँ या ना में इस प्रकार से वो जवाब दे रहे हैं।
स्पष्ट जवाब जो हमने इनको, तो हमें इनको जो बाकी के एक्यूज हैं उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उनके सामने इनको बिठाना है। तो उस तरीके से वो कार्रवाई चल रही है जी। आज 6 दिन का रिमांड मिलना, और मैं समझता हूँ कि अभी आगे भी अगर इस चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट और भी रिमांड देगा। अभी ये रिमांड जो है, उनकी अरेस्ट को आप चैलेंज करते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो कि रात में ही, फिर आप विड्रॉ करते हो। आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, आप बताइए आपकी अरेस्ट गलत है, आप उसके बाद आप जब आपकी आपको जो रिमांड मिलता है आप वहां पे बताइए कि ये रिमांड नहीं मिलना चाहिए जी। नहीं, कोर्ट ने ये निर्णय लिया, रिमांड आपका देना चाहिए। तो अब इसमें लेवल प्लेइंग के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार उनको छोड़ दे कि भाई साहब आप हमारे अपोजिशन पार्टी हो तो आप कानून की जितनी भी मर्जी अवहेलना करें, आप जो मर्जी गैर कानूनी काम करें, जितने मर्जी घोटाले करें, लेकिन चुनाव में आप अपना, तो मैंने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। जब किरण खेर पहली बार सांसद बनी थी तो बहुत ज़्यादा जन समर्थन और मोदी लहर बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद वो दूसरी बार भी सांसद चुनी गई। लेकिन एक जनता के साथ उनके कनेक्शन को लेकर बार बार इस तरह की खबरें आई सामने कि वो लोगों से मिलती नहीं है, जो सांसद है वो चंडीगढ़ में दिखता नहीं है। और क्या कहीं यही वजह तो नहीं है कि इस बार पार्टी ने मन बनाया है कि उनकी जगह, क्योंकि ये भी खबर आती है कि बीजेपी हाईकमान जो नॉन परफॉर्मिंग एमपी है उनको हटाकर नए चेहरे को प्राथमिकता देने की सोच रहा है, तवज्जो देना चाहता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जी कि किरण खेर जी हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत ही प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं। 2014 में जब वो राजनीति में आई और उन्होंने जो चुनाव लड़ा जी, उसके बाद से लेकर एक बीच में उनकी बीमारी का काल छोड़ दिया जाए तो लगातार वो चंडीगढ़ में रही। सिर्फ एक दिवाली दशहरे की 2 हफ्ते की छुट्टियों के लिए वो मुंबई अपने परिवार के पास जाती थी। ये अगर मेरे इस फैक्ट को कोई भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के लोग चैलेंज कर दें तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। हर साल वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जाती थी और जहाँ पार्लियामेंट में दिल्ली जाती थी, बाकी का समय वो चंडीगढ़ में रही हैं। ये एक हार्ड फैक्ट है। ठीक है। लगातार जो है उन्होंने अपनी सारी शूटिंग्स, अभी पिछले दिनों कुछ उन्होंने इंडियाज़ गॉट चैलेंज के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन पहली टर्म में और दूसरी टर्म में भी काफ़ी देर तक उन्होंने कोई भी एक फिल्म, कोई भी किसी प्रकार का कोई एपिसोड शूट नहीं किया। लगातार वो, ये एक सरासर गलत है। मैं अभी आपके सामने आऊँगा कि क्या क्या काम किरण खेर जी के उसमें हुए। लगातार वो लोगों से मिलती रही, कार्यकर्ताओं से मिलती रही। मैं भी 4 साल तक अध्यक्ष रहा, मेरे साथ भी लगातार वो शहर के विषय में, पार्टी के विषय में चर्चा करती रही। कोविड के दौरान जब उनको जो है वो कैंसर की एक बीमारी हुई जी, तब वो अपना इलाज कराने के लिए कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में दाखिल हुई। और उस वक़्त भी कांग्रेस ने जो घनौनी राजनीति की एमपी गुमशुदा है। अब मुझे बता दीजिए कि कोई व्यक्ति कहाँ उसने इलाज कराना है और कहाँ वो अपनी सेहत के लिए, एक महिला वो अपना इलाज के लिए क्या मुंबई नहीं जा सकती हैं? और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, पवन बंसल जी 15 साल एमपी रहे जी, उनका घर यहाँ पे है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि वो 5 साल में दिखाई नहीं देते, लास्ट वाले 3-4 महीने वो दिखाई देते हैं। और वो चाहे पार्लियामेंट हो ना हो, वो दिल्ली ही रहते हैं और लोगों से नहीं मिलते। आज ये मैं नहीं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं जी। दूसरी बात आपने कही कि किरण खेर जी को जो है नॉन परफॉर्मिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी मेरी रोज़ फेस्टिवल पे उन्होंने जो कहा वो अलग बात थी जी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान मेरे को चुनाव लड़ने के लिए आदेश करती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। तो किसी प्रकार से भी किरण खेर जी आज अगली उम्मीदवार के जो चयन में उनका नाम कहीं आउट नहीं है। पार्टी अगर चयन करती है तो पूरी पार्टी उनके लिए भी जो है वो पूरा प्रचार प्रसार करेगी जी। तो इस कारण से ये सिर्फ जो सरासर जो है, निराधार जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। अब कोई इनका किस प्रकार से जो है वो इसका उत्तर देता है। और मैं पवन बंसल जी के विषय में भी मैं नहीं कहता हूँ उनके, आप किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति से पूछें, तो जैसे मैंने कहा कि वो 5 साल में लास्ट के 3 महीने चंडीगढ़ में नजर आते थे। 15 साल में से वो लगभग 9 महीने चंडीगढ़ रहे होंगे और बाकी के 14 साल 3 महीने वो दिल्ली रहे हैं या कहीं और रहे हैं।
वो जबकि वो शहर के निवासी थे जी। तो ये एक आप नैरेटिव सेट कर देना किसी व्यक्ति के बारे में, तो ये सरासर गलत है। आपने पवन बंसल जी का नाम लिया इसलिए मुझे याद आया कि एक दफ़ा पवन बंसल जी भी जस्ट टीवी पर मौजूद हुए थे, तब उन्होंने नगर निगम के चुनाव के बारे में टिप्पणी की थी और ये आशंका जताई थी कि जिस दिन चुनाव होगा हो सकता है कि उसमें उस दिन जो मतपत्र है उसके साथ कुछ जालसाजी की जाए या फिर फर्जीवाड़ा की जाए, इस तरह की आशंका वो पहले ही जता चुके थे। नहीं, मैं तो कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, पवन बंसल जी को शायद पता होगा, और अगर उनको ये पता था तो हो सकता है शायद उन्होंने ही ना करवाया हो। शायद ये अगर उनको पता था तो हो सकता है, मेरे ख्याल इसमें बीजेपी को बदनाम करने के लिए कहीं उन्होंने ना कोई साजिश रची हो। पर वो अपना नुकसान क्यों करना चाहिए? नहीं, मुझे तो नुकसान और फ़ायदा उसमें ये वो बेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई बता दीजिए मुझे, आप अगले पल क्या होने वाला है क्या आप अभी बता सकते हैं? तो वो कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद नगर निगम चुनाव में कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसी संभावना पवन बंसल जी को कहाँ से ज्ञात हुई है? क्या इतनी बड़ी ज्योतिष विद्या का वो ज्ञान रखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आप जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो प्रश्न चिन्ह खड़ी करती हैं। आपके खेमे से जो 4 नाम है, संजय टंडन जी है, उनके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे अगर पार्टी उनको मौका देती है और आपको मौका नहीं देती है? संजय टंडन जी, जब हम दोनों भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में इकट्ठे हमने प्रवेश किया था, वो प्रदेश के महामंत्री बने, कमला जी की टीम में प्रदेश का सचिव बना। उसके बाद संजय जी अध्यक्ष बने और एक टर्म पूरा और एक टर्म आधा मैं उनके साथ महामंत्री बना जी। संजय जी और मेरे साथ उनका एक बड़े भाई का और छोटे भाई का रिश्ता है। हमारे आपस में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस हैं। अगर संजय जी को पार्टी टिकट देती है तो मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो जितना मैं शायद अपने लिए, जब आप खुद आदमी चुनाव लड़ता तो शायद वो कई बार उसके थोड़ा प्रेशर, मानसिक प्रेशर और वो फिज़िकल चीज़ें रहती हैं जी जी। तो मुझे लगता है कि अगर संजय जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं और बेहतर ढंग से उनकी सपोर्ट कर पाऊंगा। अगर आपको मौका मिलता है तो फिर आपका विज़न क्या है चंडीगढ़ के लिए? देखिए, अभी तक पिछले लगभग 8 वर्ष से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर रहे हैं जी। और पिछले 10 साल से हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। मैं दोनों बातें करूंगा, हमने क्या किया है और हम क्या आगे आने वाले समय में हम करेंगे जी। सबसे पहले तो आप कोई भी क्षेत्र को आप ले लें, अगर आप सबसे पहले पानी की बात करें, चंडीगढ़ को कजौली वाटर वर्क्स से जो 29 किलोमीटर दूर से सतलुज से पानी आता है और 1, 2, 3, 4 फेस का जो है वो पाइपलाइन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बिछाई गई थी। जब से नगर निगम चंडीगढ़ बना 5-6 फेस की पाइपलाइन जो है 29 MJD पानी जो आना था वो कांग्रेस नहीं कर पाई। ना उनके 15 साल के MP कर पाए, ना उनके 15 साल के मेयर कर पाए। 2016 में जब मैं मेयर बना तो ये मामला अटका हुआ था। एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का, जिसमें एक पाइपलाइन में 40 MJD 20 MJD पानी आता है और 40 MJD पानी 5-6 फेस का था। 29 MJD चंडीगढ़ को आता है, MJD मिलियन गैलन पर डे जी। 29 MJD चंडीगढ़ को शेयर मिलता है, 5 मोहाली को मिलता है, 3 चंडी मंदिर और 3 पंचकूला को मिलता है। यानी कि 6 पंचकूला का, 5 मोहाली का, 29 चंडीगढ़ का जी। ना वो NOC कांग्रेस कभी, जब दोनों चीफ मिनिस्टर उनके थे, ना पंजाब से ले पाई ना हरियाणा से ले पाई जी। मैं बादल साहब के पास गया, उनसे NOC लाया, इधर मनोहर लाल खट्टर जी से NOC लाया और अरुण जेटली जी से 300 करोड़ रुपया एडिशनल ग्रांट लाया। 2016 में उस काम की नींव रखी गई और 2019 में 29 MJD पानी शहर में आ गया। और 29 MJD पानी शहर में आने के ये है कि अगले आने वाले 100 साल चंडीगढ़ को पानी की किल्लत नहीं होगी। आप ध्यान देंगे, पिछली 2 गर्मियां छोड़ दें तो उससे पहले आपको 2019 से पहले आपको ध्यान में होगा कि गर्मियों में टैंकरों से सप्लाई होती थी चंडीगढ़ में पानी की। 2020, 21, 22, 23 आप देख लें, आप वो टैंकर आपको दिखाई नहीं देते जून के महीने में भी। आज तीसरी मंजिल पर भी पानी जा रहा है। और एक हमने इसके बाद अगला स्टेप ये करने जा रहे हैं, 24x7 का हमने फ्रांस गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है 600 करोड़ रुपए का, जिसमें 100 करोड़ रुपया सब्सिडी है और ये सॉफ्ट लोन है।
इसके तहत 2027 में चंडीगढ़ में जो है 24 घंटे सातों दिन पानी आएगा। जब आप टैप खोलेंगे लगातार आप पानी आएगा, जो आप सुबह स्टोर करके और शाम को जो हमारी घर के लोग फेंक देते हैं, और जो पाइपलाइन में लीकेज होती है लगभग ऑलमोस्ट सारी पाइपलाइन चेंज होनी है जी। उससे पंपिंग में बिजली का खर्चा बचेगा, जो इम्प्योरिटीज़ अंदर आती हैं वो उनसे छूटे। तो 2027 तक जो है हम पूरे शहर में 24 घंटे सातों दिन विदाउट इम्प्योरिटीज पूरे प्रेशर के साथ तीसरी चौथी मंजिल तक पानी देने जा रहे हैं। पर क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा? बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव होगा। आप पूरी दुनिया में ये स्टडी कर लें, 24/7 जहाँ पानी आता है और जहाँ पानी फेसेस में आता है, टाइमिंग में सुबह शाम आता है, 25% पानी की बचत होती है। ये स्टडी है जी। जहाँ जहाँ भी हमारे पानी एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बिल्कुल आप जब पानी में लीकेज, पाइपेज में लीकेज है तो बाहर पानी जाएगा, इम्प्योरिटी, फिर आपको पंपिंग बार बार करनी पड़ती है। आप पानी बंद करेंगे, जो पानी बाहर गया फिर वो पाइपों में आएगा, इम्प्योरिटीज आएंगी। जी जी। तो ये एक तरीके से बहुत ही जो है वो फायदे का सौदा है, जिसकी हमने पायलट प्रोजेक्ट मनी माजरा में जो है उसकी शुरुआत कर दी है जी। और ये आने वाले समय में, जो मैंने पानी का एक बताया, अब आप स्ट्रीट लाइट और पार्कों बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय हमें समाप्ति का इशारा करा, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेजर आपका विजन है, जो आप चाहते हैं कि चंडीगढ़ के लोगों को अगर मुझे मौका मिलता है तो ये ज़रूर करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चंडीगढ़ जो है हिंदुस्तान की फर्स्ट प्लान सिटी है, और ये हिंदुस्तान की सिटी से कम्पीट नहीं करता, पूरी दुनिया की सिटी से जी। मैंने भी दुनिया के कई शहर देखे हैं, चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। सबसे पहले तो मैं जब 81 में चंडीगढ़ आया था, यहाँ 10 डिग्री कॉलेजेस थे और एक 50 हेक्टर में कॉमर्स कॉलेज नया खुला। आज 2500 एकड़ ज़मीन जो है चंडीगढ़ की पेरिफेरी में जो गांव है वहाँ खाली पड़ी है, जो एग्रीकल्चर के लिए वायबल नहीं है। हमें लैंड पूलिंग की पॉलिसी ला के नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए, चाहे वो सरकारी उसमें हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो। इस प्रकार से ये चंडीगढ़ के एजुकेशनल हब बने। दूसरा, चंडीगढ़ में जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, पीजीआई बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, हमने 32 का हॉस्पिटल है, 16 का, 2 50 बेड के हमने हॉस्पिटल और खोले बीजेपी के राज में, उसका काम शुरू हुआ जी। चंडीगढ़ में जो डिस्पेंसरीज हैं, ये जो मोहल्ला क्लिनिकों की बात करते हैं, चंडीगढ़ में हर अल्टरनेटिव सेक्टर में जो है डिस्पेंसरीज हैं और बहुत बढ़िया डिस्पेंसरीज हैं। उस सारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाना चाहिए। जो चंडीगढ़ के स्कूल्स हैं, वो आप दिल्ली के किसी स्कूल में, मेरे ख्याल अभी जो सर्वे हुआ था उसमें चंडीगढ़ एजुकेशन में नंबर 1 आया, ना कि दिल्ली। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी, और स्पेशली यूथ, चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स के आप देखेंगे हर स्टेडियम में, चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स की पॉलिसी नहीं थी। आज चंडीगढ़ के प्लेयर पंजाब हरियाणा से खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ को एक ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी लाके और इंसेंटिव्स देने चाहिए और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरा, पर्यावरण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब बातों पे भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और इसको भी आगे करना चाहिए। और टूरिज्म, एक चंडीगढ़ में टूरिज्म के बहुत आगे जो फ्यूचरिस्टिक जो स्टेशन हैं, तो हमें जैसे अभी ये बर्ड पार्क बना, एयरफोर्स का म्यूजियम बना, तो चंडीगढ़ को टूरिज्म के केंद्र के नाते भी जो है वो डेवलप करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़रूर जो है इसकी एक पहचान और ज़्यादा इसको निखारा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। तो चर्चा द ट्रुथ में आज का ये अंक यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन दर्शकों से अनुरोध है कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय है या सुझाव है या कोई शिकायत है, या फिर आप अरुण सूद को लेकर कोई बात यहाँ पर अपना सवाल रखना चाहते हैं, तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फीडबैक ज़रूर भेजें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।